कहानी की शुरुआत में हम इन तीन लोगों को देखते हैं जो इस बेहद सुनसान और वीरान रेगिस्तान के बीच एक खतरनाक माउंटेन पास से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनके चेहरों का डर साफ बता रहा था कि ये रास्ते कितने जोखिम भरे थे। तभी अचानक लड़के का हाथ फिसलता है और वो सीधा पहाड़ी से नीचे कई सौ फुट खाई में जा गिरता है। यह देखकर उसके साथ आई दोनों लड़कियों की हालत डर के मारे खराब होने लगती है, क्योंकि वो जगह इतनी पतली और डरावनी थी कि कोई वहां से जिंदा बचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्हें लगा कि उनका साथी अब मौत के मुंह में जा चुका है, लेकिन तभी वो आदमी नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। दरअसल वहां पर प्रकृति द्वारा बना हुआ एक नेचुरल स्विमिंग पूल था, जिसके बारे में उस लड़के को पहले से पता था और वो इन दोनों लड़कियों से मजाक कर रहा था। इसीलिए वह उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। ये सुनकर उन दोनों लड़कियों की जान में जान आ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक एक करके पानी में कूद जाती हैं। ये तीनों वहां पर खूब सारी मौज मस्ती करते हैं और फिर अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस आदमी का नाम एरन रोल्सन है, जो न सिर्फ एक मजा हुआ पर्वतारोही है, बल्कि पहाड़ों और गुफाओं को ही वह अपना दूसरा घर समझता है। पर्वतों की बुलंद चोटियों पर चढ़ना, उनमें से गुजरे बेहद पतले पतले और संकीर्ण रास्तों की खोज करना और उनकी वीडियो बनाना दरअसल उसकी हॉबी और जुनून है। इस वक्त एरन एक बीहड़ रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद ब्लू जोन कैनियन नाम की एक खतरनाक घाटी में हाइकिंग कर रहा था और यहीं पर उसकी मुलाकात इन लड़कियों से हुई थी। दरअसल ये दोनों लड़कियां रास्ता भटक चुकी थी और एरन एक प्रोफेशनल होने के नाते रास्ता ढूंढने में इनकी मदद कर रहा था। वहां से निकलने के बाद एरन को अपनी हाइकिंग के लिए आगे बढ़ना था, जबकि उन दोनों लड़कियों को अपने घर वापस जाना था। इसलिए अलग होने से पहले ये तीनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं, ताकि इस मुलाकात की एक याद उनके पास रह सके। इसके बाद एरन उन दोनों से पूछता है कि क्या वे दोनों उससे दोबारा कभी मिलेंगी। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि अगली रात उनके यहाँ एक पार्टी होने वाली है, जिसमें एरन भी शामिल हो सकता है। ये सुनकर एरन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहता है और अपनी हाइकिंग जारी रखने के लिए वहाँ से आगे निकल जाता है। चारों तरफ फैले इस बेहद सुनसान और वीरान रेगिस्तान के बीच वह एक माउंटेन पास को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिनके बीच से निकलने वाले टेढ़े मेढ़े और बेहद खतरनाक रास्तों पर वह लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह दो विशाल पहाड़ियों के बीच बने एक बेहद पतले दर्रे के पास पहुंचता है। यह दर्रा इतना संकरा और गहरा था कि नीचे झांकने पर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इसके बावजूद वह बिना घबराए धीरे धीरे उसी दर्रे के अंदर उतरने लगता है। नीचे जाने से पहले वह अपनी सुरक्षा को लेकर एक जरूरी जांच करता है। वहां रास्ते में फंसे एक बड़े से पत्थर को वह अपने पैर से जोर देकर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। यह देखकर उस शख्स को भरोसा हो जाता है कि वह सुरक्षित तरीके से नीचे उतर सकता है। इसके बाद बिना समय गंवाए वह उस पत्थर को सहारा बनाकर खाई में उतरने लगता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, तभी एक भयानक हादसा हो गया। अचानक वह पत्थर अपनी जगह से खिसक गया। अगले ही पल वह पत्थर के साथ ही तेजी से नीचे की गहराई में गिरने लगा। कुछ सेकंड की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह नीचे एक पत्थर पर आकर टिक गया, लेकिन वह विशाल पत्थर उसके हाथ को बुरी तरह कुचलता हुआ दर्रे की दोनों दीवारों के बीच फंस चुका था। अचानक उठे तेज दर्द से एरन जोर से करा उठा। कुछ पलों के लिए तो जैसे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि गिरने के बावजूद उसकी जान बच गई है, तो उसने राहत की सांस ली। अब उसने अपना हाथ पूरी ताकत से खींचना शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसका हाथ जरा भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद उसने अपनी बची खुची ताकत को इकट्ठा करके उस भारी भरकम पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। वह जितनी ताकत लगा रहा था, पत्थर उतना ही मजबूती से अपनी जगह पर जमा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह काफी देर तक उसी तरह पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो आखिरकार वह पूरी तरह थक चुका था। उसके होंठ सूख चुके थे और गला भी जैसे रेगिस्तान की तरह बंजर हो गया था। अब वह अचानक रुक गया और जल्दी से अपनी पीठ पर टंगा बैग नीचे उतारा। उसने बाएं हाथ से बैग के अंदर हाथ डाला और किसी तरह पानी की बोतल बाहर निकाली। बोतल मिलते ही उसने बिना वक्त गंवाए उसे मुंह से लगाया और घटाघट पूरा पानी पीता चला गया। पानी पीने के बाद उसने ऊपर की तरफ देखा और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अब वह पहाड़ी सतह से करीब 65 फीट नीचे एक ऐसी सुनसान और संकरी दरार में फंसा हुआ था, जहां उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। अब इस आदमी को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि वह इस बीहड़ में बुरी तरह फंस चुका है और यहाँ
उसकी मदद के लिए शायद कोई आने वाला नहीं था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया था कि वह अकेला इस रेगिस्तान में हाइकिंग करने आया है। दरअसल ये रास्ते बेहद संकरे और चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए थे और सबसे बड़ी बात, आसपास दूर दूर तक न कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न कोई जानवर और यहाँ तक कि एक पक्षी तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में किसी का उसकी आवाज सुन पाना लगभग पूरी तरह नामुमकिन था। इसके बाद एरेन अपना बैग खोलता है और उसमें रखा हाइकिंग का सारा सामान एक एक करके बाहर निकाल लेता है ताकि शायद इनमें से कोई चीज उसके इस मुश्किल वक्त में काम आ सके। उसे किसी भी हालत में वहाँ से बाहर निकलना था। बैग से निकाले गए सामान में एक नाइफ भी था। वह नाइफ उठाकर उस विशाल पत्थर के किनारे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सामने मौजूद चट्टान बेहद कठोर थी। वह लगातार नाइफ से वार करता रहा, फिर भी पत्थर पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। ऊपर से उसका दाहिना हाथ उसी पत्थर के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए वह सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर पा रहा था। ऐसे में एक हाथ से इतनी मजबूत चट्टान को तोड़ना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन तभी बदकिस्मती से उसके हाथ से चाकू दोबारा फिसलकर नीचे जा गिरा। एरन ने पैर की मदद से उस चाकू को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाकू जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसका पैर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह उसने अपने पैरों के बीच एक लकड़ी फंसाई और उसकी मदद से आखिरकार चाकू को अपने पास खींचने में कामयाब हो गया। इसके बाद वह एक बार फिर उस भारी भरकम पत्थर को काटने में जुट गया। इसी तरह कोशिश करते करते रात हो गई और लगातार पत्थर काटने की वजह से एरन के चाकू की नोक भी घिसकर खत्म हो गई। लेकिन इतनी मेहनत और घंटों की कोशिश के बावजूद उस सख्त पत्थर पर कुछ छोटे छोटे खरोंचों के अलावा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब एरन थकान और प्यास से पूरी तरह टूट चुका था। ठीक 12 बजे उसने पानी की बोतल से कुछ घूंट पानी पिया और बाकी पानी आगे के लिए बचा कर रख लिया। लगातार जागने और मेहनत करने की वजह से अब उसकी आंखों में नींद उतरने लगी थी, लेकिन वह जमीन से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़ा था। ऐसी हालत में उसके लिए आराम करना भी आसान नहीं था। तभी उसकी नजर अपने ऊपर निकली एक नुकीली चट्टान पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपनी क्लाइंबिंग रोप निकाली और उसे ऊपर उछालकर किसी तरह उस नुकीली चट्टान में फंसा दिया। इसके बाद उसने रस्सी को अपनी हार्नेस बेल्ट से अटैच कर लिया, जिससे उसके शरीर को एक सहारा मिल गया। अब एरन रस्सी के सहारे लटकते हुए कुछ देर के लिए आराम करने लगा। करीब आधे घंटे तक आराम करने के बाद एरन एक बार फिर चाकू की मदद से उस पत्थर को तोड़ने में जुट गया। सुबह होने तक वह लगातार अपनी कोशिश करता रहा, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बेरहम पत्थर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाकर वह बाहर कैसे निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ उस दर्रे में फंसे हुए उसे अब करीब 24 घंटे बीत चुके थे और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। अब एरन को लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी का सफर अब यहीं खत्म होने वाला है। उसने अपना कैमरा ऑन किया और अपने मौजूदा हालात को रिकॉर्ड करते हुए बताने लगा कि वह पिछले 24 घंटे से यहाँ फंसा हुआ है और किसी को भी नहीं पता कि वह इस जगह पर मौजूद है। उसने बताया कि खाने के नाम पर उसके पास अब सिर्फ बरिटॉस के 2 पैकेट बचे हैं, जबकि पानी आधी बोतल से भी कम रह गया है। तभी अचानक ऊपर से कुछ धूल उसके ऊपर आकर गिरी। इससे उसे एहसास हुआ कि शायद पहाड़ी सतह के ऊपर कोई मौजूद है। एरन ने तुरंत अपना चेहरा ऊपर उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन उसकी उम्मीद के मुताबिक ऊपर से किसी की भी आवाज वापस नहीं आई। एरन पूरी तरह हताश हो गया और कैमरा उठाकर अभी अभी रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज देखने लगा। वीडियो में उसे एहसास हुआ कि असल में उसके ऊपर कोई धूल गिरी ही नहीं थी, बल्कि यह सब उसका भ्रम था। भूख और प्यास के कारण अब उसे ऐसी चीजें भी दिखाई देने लगी थीं जो वहां मौजूद ही नहीं थीं। उसने खुद को शांत किया और मन ही मन हौसला बढ़ाया कि उसे किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ ही घंटे बाद रात हो गई और उस रेगिस्तान में रात के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ने लगती थी। पिछली रात तो एरन ने किसी तरह उस ठंड को सह लिया था, लेकिन अब उसे इससे बचने का कोई तरीका निकालना जरूरी था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने साथ लाई क्लाइंबिंग रोप्स को गले, हाथों और पैरों पर कपड़ों की तरह लपेट लिया और बैग का कवर अपने सिर पर ओढ़ लिया। इससे उसे थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई और उस हल्की गर्मी के एहसास ने भी इस मुश्किल वक्त में एरन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब एरन को बहुत तेज भूख लग चुकी थी। उसने ब्रेटो का एक पैकेट खोला और बड़े चाव से उसे खाने लगा। खाना खाते वक्त वह सोचने लगा कि अगर इस समय वह घर पर होता तो शायद किसी पार्टी में मौज मस्ती कर रहा होता, जहां ठंडी बियर के साथ तरह तरह के खाने का मजा ले रहा होता। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त उसके पास आधा बरेटो खाकर ही संतुष्ट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बाकी आधा बरेटो बाद के लिए बचा कर रख दिया। इसी तरह देखते ही देखते वह रात भी गुजर गई और अब एरन को उस चट्टान में फंसे हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे। आज तीसरा दिन था और अब
एरन ने उस पत्थर को हटाने के लिए एक नई तरकीब आजमाने का फैसला किया। उसने एक रस्सी ली और जिस भारी पत्थर के नीचे उसका हाथ फंसा हुआ था उसे उस रस्सी से कसकर बांध दिया। इसके बाद रस्सी के दूसरे सिरे को उसने उस ऊपर लटकी रस्सी के हुक से निकाल दिया जिसे पिछली रात उसने ऊपर की चट्टान में फंसाया था। फिर एरन अपने हाथों और पैरों की पूरी ताकत लगाकर रस्सी के दूसरे सिरे को खींचने लगा। दरअसल वह हुक एक पुली की तरह काम कर रहा था जिसका इस्तेमाल भारी सामान को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वह जिद्दी पत्थर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, जिससे एरन बुरी तरह निराश हो गया। कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए एरन ने बताया कि अब उसके पास सिर्फ 150 ये पानी ही बचा है जिससे वह बड़ी मुश्किल से अगली रात तक ही जिंदा रह पाएगा। इस दौरान जब भी उसे पेशाब लगती वह उसे अपने कैमल बैग में ही जमा कर लेता ताकि बाद में पानी पूरी तरह खत्म होने पर उसे पीकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर सके। इसके अलावा सुबह के वक्त उसे महज 15 मिनट के लिए ही धूप मिलती थी जिसमें वह अपने ठंडे पड़ चुके शरीर को सेंक कर कुछ देर के लिए राहत और सुकून महसूस करता था। इन 3 दिनों में भूख और प्यास ने एरन को पूरी तरह तोड़ दिया था और अब आखिरकार उसने एक बेहद खौफनाक फैसला कर लिया था। वह अपने उसी फंसे हुए हाथ को काट देगा क्योंकि उसके लिए हाथ खो देना मंजूर था लेकिन अपनी जान गंवाना नहीं। लेकिन बदकिस्मती से अब उस नाइफ की धार पूरी तरह कुंद हो चुकी थी जिसकी वजह से वह उसकी पतली सी स्किन को भी ठीक से काट नहीं पा रहा था। यह देखकर एरन काफी निराश हो गया। इसी तरह एक और दिन बीत गया और रात हो गई। उस वक्त एरन को अपने बीते हुए दिन और भी ज्यादा याद आने लगे, अपना परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने सभी दोस्त। तभी अचानक ऊपर आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घने बादल छा गए। कुछ ही पलों बाद तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश होते ही एरन खुशी से झूम उठा और मुंह खोलकर तेजी से बारिश की बूंदों को पीने लगा ताकि अपने सूखे गले को तर कर सके। साथ ही उसने अपनी खाली पड़ी बोतल को भी बारिश के पानी से भर लिया। बारिश इतनी तेज और लगातार हो रही थी कि पानी धीरे धीरे उस दर्रे के अंदर भी भरने लगा जहां एरन फंसा हुआ था। देखते ही देखते पानी का स्तर तेजी से ऊपर उठने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब एरन उसी पानी में डूबने लगा। उसका एक हाथ अब भी भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था जिसकी वजह से वह ठीक से तैर भी नहीं पा रहा था। एरन पानी से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगा और पत्थर को उठाकर अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पानी के अंदर वजन कम महसूस होने की वजह से आखिरकार थोड़ी मेहनत के बाद एरन उस पत्थर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया और किसी तरह पानी से बाहर निकल आया। इसके बाद वह उन संकरी दरारों से निकलकर तेजी से भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके कैनियन लैंड से बाहर निकल गया। उस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था लेकिन अगले ही पल मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक भयानक सपना था। उसके दिमाग में पैदा हुआ एक भ्रम। दरअसल भूख और प्यास की वजह से अब एरन को लुसिनेशन होने लगे थे जिसके कारण उसे अपने सामने ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जो असल में वहां मौजूद ही नहीं थे। जब एरन को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसी पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है तो वह फूट फूट कर रोने और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी तरह वह रात भी गुजर गई और अब एरन को वहां फंसे हुए 5वां दिन हो चुका था। उसका व्यवहार अब तेजी से बदलने लगा था और ऐसा लगने लगा था जैसे उस पर पागलपन सवार हो रहा हो। कभी वह अकेले ही खुद से बातें करने लगता तो कभी कैमरा ऑन करके किसी रिपोर्टर की तरह अपने मौजूदा हालात को रिकॉर्ड करने लगता। इसके बाद एरन बेहद भावुक हो गया और कैमरे के सामने अपने पेरेंट्स से कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करता है और बिना बताए यहाँ आने के लिए उनसे माफी मांगता है। वह ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि अब उसके अंदर इस जगह से जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब एरन के पास न तो एक बूंद पानी बचा था और न ही खाने के लिए कुछ। भूख और प्यास ने उसकी हालत पूरी तरह खराब कर दी थी जबकि वह भारी भरकम पत्थर जिसे एरन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हिला नहीं पा रहा था उसकी जिंदगी को उसी पहाड़ी दर्रे में कैद किए हुए था। एरन अब बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था और किसी भी तरह अपने हाथ को उस पत्थर की कैद से आजाद करना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ की हड्डी चाकू को आर पार जाने से रोक रही थी। इतने छोटे चाकू से हाथ की हड्डी को काट पाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए आखिरकार एरन ने चाकू को बाहर निकाल लिया। इसी तरह एक और दिन गुजर गया और प्यास के कारण अब एरन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मजबूरी में उसने अपना कैमल बैग उठाया जिसमें उसने अपनी यूरिन जमा करके रखी थी और फिर पूरी बेबसी के साथ उसे पीता चला गया। एरन अब इतना कमजोर हो चुका था कि उसके अंदर लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। बेहद मायूस होकर उसने कहा कि शायद यह पत्थर उसके पैदा होने के समय से ही उसका इंतजार कर रहा था और शायद उसकी डेस्टिनी भी यही थी। इसके बाद उसने वहीं एक चट्टान पर चाकू की नोक से रेस्ट इन पीस लिखा और साथ ही अपनी जन्म और मृत्यु की तारीख के नीचे अपना नाम भी लिख दिया क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो
चुका था कि वह इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अब एरन अपनी पूरी जिंदगी को जैसे ख्यालों में रिवाइंड करके देखने लगा। वह सोचने लगा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया, क्या हासिल किया और कौन सी ऐसी चीजें थीं जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थीं। इन्हीं सवालों के बीच वह टूटे हुए दिल और पूरी तरह बदहवास हालत में वहीं सो गया। अगली सुबह यानी 6वें दिन जब एरन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों के बेहद करीब था, तभी उसे हल्का सा होश आया और कुछ विजन दिखाई देने लगे। उन विजन में उसे एक छोटा बच्चा नजर आया जो उसका फ्यूचर सन था और एरन उस बच्चे के साथ बेहद प्यार और खुशी से खेल रहा था। उस विजन को देखने के बाद एरन के अंदर जैसे अचानक एक नई आत्मशक्ति जाग उठी और वह फिर से पूरे जोश से भर गया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर निकल कर रहेगा। इसके बाद उसने पत्थर का सहारा लेकर अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी तोड़ दी और उस असहनीय दर्द को सहते हुए अपने हाथ के टूटे हुए हिस्से को चाकू की मदद से शरीर से अलग कर दिया। इस तरह अपने हाथ का बलिदान देकर एरन आखिरकार 6ठे दिन उस बेरहम पत्थर की कैद से आजाद हो गया। इसके बाद उसने अपने कटे हुए हाथ को बैग से लपेट लिया और उस दर्रे से बाहर निकलने से पहले पत्थर के नीचे दबे अपने हाथ की एक फोटो भी ली। फिर वह दर्द और कमजोरी से जूझता हुआ बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलने लगा। बाहर आसमान पूरी तरह साफ था और तेज धूप खिली हुई थी। 6वें दिन खुले आसमान को देखकर एरन के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही थी। वह रस्सी के सहारे पहाड़ी छोटी से नीचे मैदान की तरफ उतरा। तभी उसकी नजर एक जगह जमा हुए थोड़े से मैले कुचैले पानी पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत उस पानी में मुंह के बल छलांग लगा दी और प्यास से बेहाल एरन उस गंदे पानी को लगातार पीता चला गया। अपनी प्यास बुझाने के बाद वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगा और शरीर में असहनीय दर्द होने के बावजूद उस बीहड़ रेगिस्तान में लगातार आगे बढ़ता चला गया। तभी अचानक एरन को थोड़ी दूर एक आदमी दिखाई दिया जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां हाइकिंग करने आया था। एरन ने पूरी ताकत से उन्हें आवाज लगाई, लेकिन पहली बार उसके गले से आवाज तक नहीं निकल पाई। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार उसकी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंच गई। वे लोग तुरंत दौड़ते हुए एरन के पास आए। एरन ने उन्हें अपनी पूरी दर्दनाक कहानी बताई और उनसे मिला, ढेर सारा पानी भी पी लिया। अब उसे जल्द से जल्द मेडिकल टीम की जरूरत थी, लेकिन वहां किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये देखकर उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे को मोबाइल नेटवर्क की तलाश में आगे भेज दिया ताकि वे एरन के लिए मदद बुला सकें। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। यह हेलीकॉप्टर कैनियन लैंड की सिक्योरिटी टीम का था, जिसे उस आदमी की पत्नी ने फोन करके वहां बुलाया था। सिक्योरिटी टीम ने एरन को तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठाया और बिना देर किए उसे हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। इस तरह मौत के मुंह से निकलकर एरन उस बीहड़ रेगिस्तान से जिंदा बाहर आने में कामयाब हो गया। कुछ दिनों बाद एरन पूरी तरह ठीक हो गया। हालांकि इस हादसे में उसे अपना एक हाथ हमेशा के लिए गंवाना पड़ा था, लेकिन अपनी जान बच जाने की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी थी। कुछ साल बाद एरन ने शादी भी कर ली और आज उसका एक बेटा भी है। इन 6 दिनों के दौरान एरन ने मौत को बेहद करीब से देखा था, लेकिन इस खौफनाक अनुभव के बावजूद उसने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। वह आज भी क्लाइंबिंग करता है, लेकिन अब जब भी कहीं जाता है तो अपने पेरेंट्स या दोस्तों के लिए एक नोट जरूर छोड़कर जाता है कि वह कहाँ जा रहा है। इसी के साथ एरन की यह कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।